पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्लुएंसी क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये एक्सप्लेन किया। इसमें हम फ्लुएंसी सिखाते कैसे हैं और असेस कैसे करते हैं उसके आइडियाज़ में ब्रीफली प्रेजेंट कर रहा हूँ। जो सबसे कॉमन इंस्ट्रक्शन का तरीका है रिपीटेड रीडिंग, बार बार पढ़वाते हैं और देखते हैं कि किस एक्यूरेसी के साथ कितनी देर में बच्चा पढ़ पा रहा है। कोरल रीडिंग कहते हैं जब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, है ना, समवेत पाठ जिसको कहते हैं, एक साथ पढ़ना, वो है कोरल रीडिंग। तीसरा है इको रीडिंग। इको रीडिंग मतलब पहले टीचर एक लाइन बोलेगा और बच्चे फिर उसको दोहराएंगे, तो ये तीसरा तरीका है इको रीडिंग। चौथा है पेयर्ड या पार्टनर रीडिंग। दो दो बच्चे हमने बिठा दिए और वो एक दूसरे को पढ़ रहे हैं। एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा दोहरा रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, पहला दोहरा रहा है। यूजुअली इसमें हम ये करते हैं कि एक जिसकी बेटर फ्लुएंसी है उसको, जो थोड़ी वीक फ्लुएंसी वाला है उसके साथ बिठाते हैं, या सिमिलर फ्लुएंसी वाले को भी हम बिठाते हैं। तो ये चौथा तरीका है। पांचवा रीडर्स थिएटर। रीडर्स थिएटर मतलब कोई प्ले या स्टोरी ग्रुप में पढ़ते हैं। ग्रुप में मतलब हर व्यक्ति को कोई ना कोई भूमिका दे दी जाती है और उसको उसका डायलॉग पढ़ने के लिए कहा जाता है और उसमें एक्यूरेसी और स्पीड और एक्सप्रेशन देखे जाते हैं, जिसको रीडर्स थिएटर कहते हैं। ऑडियो असिस्टेड रीडिंग में मतलब एक रिकॉर्डेड टेक्स्ट है, बच्चा पहले रिकॉर्डेड टेक्स्ट सुनता है और फिर पीछे पीछे वो टेक्स्ट की हार्ड कॉपी उसके पास है, उसको दोहराता है। यहाँ पर बच्चे को फीडबैक नहीं मिलती, बट एक मॉडल रीडिंग का उसको एक्सपीरियंस होता है। और वैरिड प्रैक्टिस में क्या होता है कि यूजुअली रिपीटेड रीडिंग में हम एक ही टेक्स्ट को बार बार पढ़ते हैं ताकि वो शब्दों से फैमिलियरिटी हो जाए और वर्ड रिकग्निशन ऑटोमेटिक हो जाए, ताकि स्पीड हमारी बढ़ सके, फ्लुएंसी बढ़ सके। वैरिड प्रैक्टिस में सिमिलर टेक्स्ट होता है, सेम नहीं होता है। 80-85% वर्ड्स से सेम होंगे, बाकी डिफरेंट होगा। तो टेक्स्ट लगभग सिमिलर जैसा है, तो फ्लुएंसी जो है उसको सिखाने का एक तरीका ये भी है। ये मैंने आपको ब्रीफ में ये कुछ पॉइंट्स बताए। इनके स्टेप्स में आगे आने वाली स्लाइड्स में बता रहा हूँ, लेकिन इसको मैं एक बार समराइज भी अभी कर देता हूँ, फिर मैं आगे इसको और डिटेल करूँगा। रिपीटेड रीडिंग में एक ही टेक्स्ट को बार बार रिपीट किया जाता है। कोरल रीडिंग में सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। इको रीडिंग में टीचर पहले पढ़ता है, फिर बच्चे दोहराते हैं। पेयर्ड में दो स्टूडेंट जो हैं वो एक पढ़ता है, दूसरा दोहराता है। रीडर्स थिएटर में अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग टेक्स्ट, एक ही कंपोजिट टेक्स्ट के, चाहे वो स्क्रिप्ट हो सकती है, नाटक हो सकता है या कहानी हो सकती है, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग बच्चे बताते हैं। उसमें एक्यूरेसी के साथ साथ एक्सप्रेशन भी डेवलप होती है। ऑडियो असिस्टेड रिकॉर्डेड होती है और बच्चे उसके पीछे पीछे दोहराते हैं। वैरिड प्रैक्टिस में जो टेक्स्ट का नेचर है वो रिपीटेड नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है। थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। रिपीटेड रीडिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, पहले तो आपको मॉडल करना है, उसके बाद एडल्ट जो हैं वो बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, करेक्ट करते हैं, गोल सेटिंग पे ध्यान रखते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग सिखाते हैं। जो वर्ड्स पता है कि बच्चे अटकेंगे उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। जहाँ पर लग रहा है कि बच्चे स्लो हो रहे हैं वहाँ पर फास्ट के लिए बताना है, जहाँ बच्चे लग रहा है फास्ट हो रहे हैं उसको स्लो करने के लिए इशारा करना है। मीनिंग इंश्योर करना है कि उनको समझ में आए, और कम से कम एक ही टेक्स्ट को 4 बार पढ़वाएं ताकि जो उनकी फ्लुएंसी है वो बढ़ती है। कोरल रीडिंग में यूजुअली एक बुक या पैसेज चुन लेते हैं जो रीडिंग अलाउड के लिए अच्छा है, बच्चों के रीडिंग लेवल का हो, जिसमें सिंपल सिंटेक्स हो, डिकोडेबल टेक्स्ट हो। आपको याद है कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिकोडेबल टेक्स्ट के बारे में बताया था। बहुत लंबा टेक्स्ट ना हो, जो बच्चों के लेवल का हो, जहाँ हमें पता है कि बच्चे बहुत कम गलतियाँ करेंगे। टेक्स्ट की कॉपी सब बच्चे के पास होनी चाहिए, या टेक्स्ट जो है वो वाइट बोर्ड या स्क्रीन पे डिस्प्लेड होना चाहिए। तो जो टीचर हैं वो पढ़ेंगे और बच्चे, सारे ही बच्चे एक साथ उसको रिपीट करते हैं और उंगली रख करके या पेंसिल रख करके बच्चे जो है वो टेक्स्ट को पढ़ते हैं। रीड करने की ज़रूरत है एक साथ, और उसके बाद उसको रिपीट किया जा सकता है। इको रीडिंग में क्या हो रहा है कि वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको आइडिया लग जाएगा अभी, कि पहले तो आप पूरा टेक्स्ट पढ़ें फ्लुएंसी के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, फिर
वापस आएँ और एक सेंटेंस पढ़ें, बच्चे उसको दोहराएं, फिर आगे आगे इस तरह से बढ़ें, बच्चों के अच्छे जो एफर्ट्स हैं उनको प्रेज़ करें और उसके बाद करीब 10 मिनट तक ये रिपीट करने का सेशन रखें। पेयर्ड और पार्टनर्ड रीडिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले तो आपको बच्चों को बताना है कि क्या होने वाला है, स्टेप्स बताने हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि कौन पहले पढ़ेगा, ऊंचा पढ़ेगा, कहाँ बैठेगा, किस तरह से हमने एक दूसरे को ऑब्जर्व करना है। एरर करेक्शन की प्रोसेस बताई जाएगी, मॉडल किया जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस, और उसके बाद रीडिंग स्पीड एडजस्ट करने के लिए उनको गाइडलाइन दिए जा सकते हैं। फीडबैक किस तरह से देना है, एक दूसरे को प्रेज़ किस तरह से करना है, करेक्शन कहाँ से करना है वो बताना पड़ेगा, और एक ही पैसेज को कई बार पढ़वाया जाता है, फिर उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। रीडर्स थिएटर, जैसा मैंने कहा, एक टेक्स्ट ऐसा लेते हैं, कोई प्ले या स्टोरी, जिसमें कि हर रीडर को एक रोल दे दिया जाता है, जिसमें कि डायलॉग बेस्ड हो, और उसके बाद उनको पहले मॉडल करके, राजा है तो कैसे बोलेगा, कैदी है तो कैसे बोलेगा, रानी है तो कैसे बोलेगी, प्रजा है तो कैसे बोलेगा, तो वो कोई इस तरह का टेक्स्ट है, तो उससे में फ्लुएंसी डेवलप होगी। ऑब्वियसली इसमें एक्यूरेसी, एक्सप्रेशन दोनों पे फोकस है। प्रैक्टिस इस पे की जा सकती है, रिहर्स्ड रीडिंग भी कहते हैं कई बार इसको, और बल्कि इसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो आगे हो सकती है कि ग्रुप में अलग अलग टेक्स्ट अलग अलग लोग पढ़ें और ऑडियंस का उससे मनोरंजन भी हो। ऑडियो असिस्टेड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि रिकॉर्डेड टेक्स्ट होगा और प्रिंटेड टेक्स्ट होगा, और दोनों जो है वो बच्चे सुनेंगे और पीछे से पीछे पीछे पढ़ेंगे। इसमें कई बार वो ऑडियो नहीं मिलता है तो टीचर रिकॉर्ड करके दे सकता है, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे पीछे पीछे दूर आते हैं। यहाँ पर माइनस पॉइंट ये है कि एडल्ट की जो फीडबैक मिलनी चाहिए वो इसमें नहीं मिल पाती है, फिर प्रैक्टिस के लिए मेथड बहुत बढ़िया है। अब इस पढ़ने के लिए टेक्स्ट कैसे चुनना है, टेक्स्ट का सिंपल ये है आइडिया कि बच्चों की एज और एबिलिटी के हिसाब से हो। वोकेबलरी में ध्यान ये रखना है कि लंबे अनफेमिलियर वर्ड्स ना हो, कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ना हो, डायलॉग फॉर्म में हो तो बहुत ही बढ़िया है। लेंथ जो है वो 15 मिनट में उसको 3-4 बार पढ़ा जा सके, मतलब छोटे पैराग्राफ्स होने चाहिए, और वेरिएशंस जो हैं पोएम्स, प्लेज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, अलग अलग तरीके के, प्लेफुल हो, मज़ेदार हो, जो बच्चों को उस वैसे टेक्स्ट होने चाहिए। बिगिनर रीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिकोडेबल टेक्स्ट बेस्ट है। डिकोडेबल टेक्स्ट क्या है मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। अब हम असेसमेंट पे आते हैं। असेसमेंट का जो सबसे फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका उसको ORF कहते हैं, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। इसमें 1 मिनट में कितने वर्ड्स वो करेक्टली प्रोनाउंस कर रहा है उसका हिसाब किताब इसमें रखा जाता है, जिसको WCPM कहते हैं, वर्ड रेड करेक्टली पर मिनट। जनरली जो बिगिनर रीडर है उनको तो एक वर्ड्स की लिस्ट दे देते हैं और उसी में से पढ़ते हैं, और टीचर साथ में लिखता है, देखता है, नोट करता जाता है कि 1 मिनट में बच्चे ने कितने वर्ड्स पढ़े और उसमें से कितने करेक्ट और इतने कितने इनकरेक्ट थे। ये वन वर्ड वाला एक्सपीरियंस सब सिंगल वर्ड की लिस्ट वाला हो जाता है, तब फिर हम बच्चों को पैसेज पैराग्राफ्स की तरफ ले जाते हैं। 2 तरीके के टेस्ट हैं, स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड हैं। स्टैंडर्डाइज जो है वो साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज जो है वो टीचर डेवलप करता है। इसमें जैसा मैंने कहा आपके पास वर्ड लिस्ट या पैसेज होना चाहिए, या आपके पास कोई वैलिडेटेड असेसमेंट टूल जो साइकोमेट्रिक टूल होती है वो एज अप्रोप्रिएट होती है, वहाँ से निकाला जा सकता है। बच्चे के सामने वो लिस्ट हो सकती है, और सेम लिस्ट क्लिपबोर्ड पे या किसी फोल्डर पे आप साथ में रखें, ताकि आप साथ के साथ टाइमिंग भी देखते रहें और मार्क भी करते रहें। और जब 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट हो जाता है वहाँ पर उनको आप रुकने के लिए कहें। दोनों तरीके हैं, या तो आप उनको देखें कि 1 मिनट में कितना पढ़ रहे हैं आप, या वो देखें कि 30 वर्ड्स कितनी देर में पढ़ रहे हैं, उससे भी आप वर्ड्स पर मिनट निकाल सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो सही बोले, सही प्रोनाउंसिएशन चल रही है उसको टिक करते जाएं, जहाँ गड़बड़ी हो रही है उसको क्रॉस करते जाएं, फिर चेक करें कितना क्या हुआ। और आपको लग रहा है कि बार बार गड़बड़ी हो रही है तो हो सकता है कि फोनिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कि फोनीमिक अवेयरनेस की प्रॉब्लम हो, अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल नहीं समझ में आया हो, तो हमको उसको वापस करने की ज़रूरत है और इसका सारा रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है। यूजुअली 1 महीने में एक बार कम से कम ये असेसमेंट ज़रूरी है। और ये इसको जो बेंचमार्क्स हैं कि जैसे उस एज ग्रुप में यूजुअली 1 मिनट में कितने वर्ड्स बच्चे पढ़ लेंगे किस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के, उससे बेंचमार्क तय होगा।
मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ऑस्ट्रेलियन सैंपल पे हैं, जो कहते हैं कि 2 साल रीडिंग के बाद 90 से, मतलब जो केजी लेवल पे समझ लो, 90 से 100 वर्ड्स जो हैं वो सिंपल लेवल के, जिनमें ज़्यादा मात्राएं नहीं हो, वो बच्चे लिख लेते हैं। अपर प्राइमरी ईयर में 100-120 वर्ड्स, और फिर वो जैसे जैसे बच्चे बड़े एडल्ट लेवल पे जाते हैं 180 वर्ड्स करेक्टली प्रोनाउंस्ड पर मिनट लेवल तक पहुंच पाते हैं। यूजुअली भी देखा गया है कि फ़िक्शन में वो स्पीड ज़्यादा होती है, नॉन फिक्शन में वो ऑब्वियसली स्पीड घट जाती है। असेसमेंट में यदि आपको लगता है कि, मान लो आपको लगता है कि 1 मिनट में 25 वर्ड्स पढ़ लेने चाहिए, वो नहीं पढ़ रहा है बच्चा, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि डिकोडिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको फोनिक्स इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि स्पीड की प्रॉब्लम है, डिकोड प्रॉपर कर रहा है, तो वहाँ पर फिर रिपीटेड रीडिंग और जो बाकी मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको लग रहा है कि उनकी प्रोग्रेस मॉनिटर करने की ज़रूरत है, तो फिर फ्लुएंसी जो है ना, मंथ में एक बार के बजाय हम वीक में एक बार कर सकते हैं। और जो प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं उनको फिर हमको स्पेशलिस्ट के पास, रीडिंग के जो डिसलेक्सिया वगैरह के स्पेशलिस्ट हैं उनके पास हमको भेजने की ज़रूरत है। ये कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स के एग्जांपल हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सारे टूल्स ऑस्ट्रेलियन सैंपल पे डिज़ाइन किए गए हैं, तो इंडियन सैंपल पे भी आई एम श्योर कुछ टूल्स होंगे, बट मुझे उसकी जानकारी नहीं है। जस्ट आपके एग्जांपल के लिए कि स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स इस तरह के नाम वाले हो सकते हैं। प्रोसिडी को कैसे असेस करें, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि वर्ड करेक्टली प्रोनाउंस्ड पर मिनट, ये लार्जली एक्यूरेसी और स्पीड इस पे तो काम कर रहा है, बट एक्सप्रेशन और प्रोसिडी को कैसे करें। देखो, पहली बात यह है कि जनरली जो जितने भी फ्लुएंसी असेसमेंट के स्टैंडर्डाइज टूल हैं, कोई भी प्रोसिडी को मेजर नहीं कर पाता, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं इसको असेस करने का। एक तो ये कि पहला जो आप रीज़न देख रहे हैं वो ये है कि प्रोसिडी जो है ना, वो कॉम्प्रिहेंशन का फंक्शन ही नहीं, प्रेडिक्टर भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि रिसर्चर्स बताती हैं कि रिलायबल तब है जब इसको रेट और एक्यूरेसी के साथ देखते हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको मेजर करने का कोई बहुत बेनिफिट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोसीडी को यदि करते भी हैं तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी स्पीड और एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस उस असेसमेंट का कोई बहुत ज़्यादा आउटकम निकलने वाला है नहीं। बट फिर भी कुछ लोगों ने रूब्रिक डेवलप की है। रूब्रिक आप समझते हैं ना, कि कैसे पता चलेगा कि बच्चा कौन से लेवल का है। तो आप देखो कि एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसमें डाला है कि 4 डायमेंशन है, एक स्केल, साइकोमेट्रिक स्केल डेवलप हुआ, रूब्रिक डेवलप हुआ, साइकोमेट्रिक नहीं कहना चाहिए। एक्सप्रेशन एंड वॉल्यूम पे है, फ्रेजिंग पे है, स्मूथनेस पे है, पेस पे है। ये कहीं ना कहीं फ्लुएंसी और के हैं, बट प्रोसिडी से ज़्यादा लिंक है। अब आप इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यदि आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि एक्सप्रेशन एंड वॉल्यूम में 1 नंबर किसको देना है, 2 नंबर किसको देना है, 3 नंबर किसको देना है, 4 नंबर किसको देना है। आप वो सारा पढ़ें, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। पेस का एग्जांपल लेते हैं। पेस में 1 नंबर कब है, स्लो है और लेबोरियस, बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है बच्चे को। 2 कब देना है, जब बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, थोड़ा एफर्ट करना पड़ रहा है। 3 कब देना है, जब कभी फास्ट कभी स्लो हो जा रहा है और अप्रोप्रिएट नहीं है। और 4 कब देना है, जब रीडिंग की जो स्पीड है वो कन्वर्सेशनल स्पीड हो, बातचीत वाली स्पीड हो। एक्सप्रेशन एंड वॉल्यूम में भी देखो कि 1 तब देना है जब एक्सप्रेशन बहुत कम हो, 2 में थोड़ा एक्सप्रेशन है, 3 है जब नेचुरल लैंग्वेज ऐसा लगता है काफ़ी हद तक, बट बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है, बीच बीच में लगता है कि वो पढ़ रहा है। और चौथे लेवल पे तब है जब एक्सप्रेशन जो उसका एक्यूरेट हो, ऐसा लगे कि बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज वाला एक्सप्रेशन हो। तो बेसिकली इसमें हमने एक जो की मेथड है उसको कहते हैं RRPPP, रीइंफोर्स्ड रीडिंग यूजिंग पॉज प्रॉम्प्ट प्रेज। ये कोर चीज़ है जो आपको याद रखनी है। रीइंफोर्स्ड रीडिंग, रीइंफोर्समेंट आप जानते हैं कि जब बच्चा सही पढ़े तो उसको प्रेज करना, गलत पढ़े तो उनको फीडबैक देकर के इम्प्रूव करना। तो पढ़ते हुए रोकना, पॉज, प्रॉम्प्ट करना, मतलब खुद इशारा करना, ऐसे नहीं ऐसे, और जब वो ऐसे कर दे तो फिर उसको प्रेज करना। और जैसा मैंने कहा कि यदि बच्चा मोनोटोनस वॉइस में पढ़ रहा है, स्लोली पढ़ रहा है, तो उसको ड्रामेटिक एक्सप्रेशन सिखाने की ज़रूरत है, रेट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत फास्ट पढ़ रहा है विदाउट
पंक्चुएशन का बिल्कुल नहीं ध्यान रखना, पॉजेस का बिल्कुल नहीं ध्यान रखना है, तो उसको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, पंक्चुएशन पे ध्यान दिलवाने की ज़रूरत है। और यदि रीडिंग एक्यूरेट है, स्पीड ठीक है बट एक्सप्रेशन नहीं है, तो वहाँ पर वॉइस मॉड्यूलेशन की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, कैरेक्टर के बारे में और बताने की ज़रूरत है, स्टोरी के बारे में बताने की ज़रूरत है, बैकग्राउंड नॉलेज को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि अल्टीमेटली फ्लुएंसी एक नेग्लेक्टेड स्किल है, कम से कम टिपिकल इंडियन स्कूलों में तो इस पर फोकस नहीं है। लेकिन आप मेरे ख्याल से रियलाइज़ करेंगे कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट स्किल है अल्टीमेटली एक अच्छे रीडर को डेवलप करने के लिए। तो मैंने आपको ब्रीफली इसमें उसके 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताए हैं, 6 विधियों के बारे में बताए हैं सिखाने के, और 2-3 असेसमेंट के टिप्स आपको मैंने इसमें दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये